नमस्कार, 2 दूनी 4 में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। रोज की तरह ठीक 2 बजे देश के 4 अलग अलग हिस्सों से, दिल्ली, मुंबई, पटना और लखनऊ से हमारे 4 सहयोगी जुड़ते हैं और आपको देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें आपके सामने रखते हैं। आज हम दिल्ली से बात करेंगे कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों की, और इन मामलों ने किस तरह से देश में एक चिंता की लकीर खींच दी है, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। एक्टिव केस की संख्या 1000 का आंकड़ा पार कर गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में फिलहाल कुल 1072 सक्रिय मामले हैं। इनमें से 752 नए केस हाल ही में दर्ज किए गए। तो इस खबर को हम विस्तार से आपके सामने रखेंगे। अगली खबर के लिए हम चलते हैं मुंबई, जितेंद्र दीक्षित के पास। विकास, मुंबई से खबर यह है कि सोमवार के दिन जब मुंबई में भारी बारिश हुई थी तो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन आचार्य अत्रे चौक में काफ़ी पानी भर गया था, और जिसकी वजह से उस स्टेशन पर से ट्रेन सर्विसेज सस्पेंड कर दी गई थी। महज 15 दिनों पहले ही स्टेशन की शुरुआत हुई थी, लेकिन पहली बारिश ने ही तमाम सुरक्षा इंतजामों की पोल खोल कर रख दी। अब उसको लेकर राजनीति हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, और इसके साथ ही ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि मुंबई जैसे शहर में जहां बड़े पैमाने पर बारिश होती है, जहां हर साल बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है, क्या वहां पर अंडरग्राउंड मेट्रो चलाया जाना प्रभावकारी होगा, कितना प्रैक्टिकल होगा? तो इसको लेकर भी सवाल हो रहा है। तो इस पर हम आगे बात करेंगे। अब आइए चलते हैं मेरे सहयोगी पंकज के पास, लखनऊ। आज यूपी से 2 बड़ी खबरें हैं, और सबसे पहले कि अपराध करोगे तो फिर गोली खाओगे। 2 दिनों पहले 24 घंटों में 13 मर्डर हो गया था यूपी में, लेकिन पिछले कुछ घंटों में ताबड़तोड़ यूपी पुलिस ने एक्शन किया है। लखनऊ से लेकर बुलंदशहर तक पुलिस एनकाउंटर हुआ है, और इस समय प्रयागराज शहर में सरकारी स्कूलों में टीचर की नौकरी को लेकर स्टूडेंट जो हैं वहाँ पर बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। वो यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक लंबे आंदोलन की चेतावनी दी गई है। कुछ दिनों पहले 1,93,000 शिक्षकों की भर्ती की जानकारी यूपी सरकार की तरफ से दे दी गई थी। हालांकि बाद में ये जानकारी वापस ले ली गई, कहा गया कि ये गलत जानकारी आ गई थी। लेकिन अब इसी बात पर नौजवानों का गुस्सा भड़क उठा है। आज इसी दोनों खबरों पर बात करेंगे। अब चलते हैं बिहार, प्रभाकर के पास। धन्यवाद पंकज। और हम बिहार से आज बात करेंगे प्रधानमंत्री के 2 दिवसीय दौरे की। कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं बिहार में और लगभग 50,000 करोड़ के आसपास की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। तो एक तरह से बिहार को 50,000 से ज़्यादा की जो है परियोजनाओं उसकी सौगात देंगे। और ज़्यादातर ये जो परियोजनाएँ हैं ये शाहाबाद इलाके में आ रही हैं, क्योंकि शाहाबाद इलाका वो इलाका है जहां लोकसभा की बात करें या पिछले विधानसभा की बात करें, इस इलाके में एनडीए ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। तो क्या इन परियोजनाओं का प्रधानमंत्री की यात्रा का सीधा संबंध वोट से है? क्या उस जगह के, उस इलाके के वोटरों को लुभाने की एक कवायद है भाजपा की? तो इसी मुद्दे पे हम विस्तार से बिहार से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले खबरों को विस्तार देने के लिए हम दिल्ली का रुख करते हैं, विकास के पास। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर आपका। और अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं, बात कर लेते हैं कोविड-19 की। देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। कोविड-19 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और अब एक्टिव केसेस की संख्या 1000 के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में फिलहाल 1072 सक्रिय मामले हैं। इनमें से 752 नए केस हाल ही में दर्ज किए गए हैं। ये सर्ज पिछले 4 से 5 दिनों के भीतर ही आया है। ये साल पहली बार है जब एक्टिव मामलों की संख्या जो है वो 4 के अंकों के पार पहुंच गई है। राज्यवार आंकड़ों पर नजर डालेंगे और आपको विस्तार से बताएंगे किस तरह से राज्यवार ये आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। केरल सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से है। पिछली बार जब कोविड-19 के केसेस की तादाद बढ़नी शुरू हुई थी तब भी केरल नंबर 1 राज्य था, क्योंकि यहाँ पर विदेश से आने जाने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए एक्टिव केसेस की संख्या भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। 430 एक्टिव केस फिलहाल यहाँ पर केरल में दर्ज किए गए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, 209 एक्टिव केसेस महाराष्ट्र में है। और दिल्ली की बात कर लें तो देश की राजधानी दिल्ली में 104 एक्टिव केसेस हैं। दिल्ली के बाद बारी आती है दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक की, और कर्नाटक में जो सक्रिय मामले हैं कोविड के वो 47 हैं, जबकि
गुजरात की बात करें तो गुजरात में अब जो मामले हैं वो अब तक 73 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। राजधानी दिल्ली में अचानक से 100 से अधिक केस आने से स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय और विशेषज्ञों ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी है। बदलते मौसम और आगामी त्योहारों को देखते हुए भीड़ भाड़ वाली जगहों में मास्क पहनने, हाथ धोने और लक्षण दिखने पर टेस्ट कराने की अपील भी की गई है। तो हमारी भी अपने दर्शकों से ये गुजारिश है कि अगर आपके भीतर सर्दी, जुकाम, बुखार, गले में दर्द जैसे लक्षण मिले तो आप एहतियात बरतिए। सबसे पहले मास्क का इस्तेमाल कीजिए। घर से बाहर निकलने पर मास्क ज़रूर पहनें। ऐसी जगहों पर जहां 2 या 2 से अधिक लोग हैं वहां पर भी मास्क का इस्तेमाल करें। हाथ धोते रहें और सामाजिक दूरी का यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अब चलिए हम आपको भारत के नक्शे के जरिए आपको दिखाते हैं कि किन राज्यों में कोरोना पैर पसार रहा है, और ये नक्शे के जरिए हम आपको आपके सामने रखेंगे। तो देखिए, केरल में 403 केसेस हो चुके हैं, महाराष्ट्र में 208, दिल्ली में 104, गुजरात में 83, कर्नाटक में 80, उत्तर प्रदेश में 15 और राजस्थान में 9 मामले अब तक आ चुके हैं। तो देश में जो कुल मरीजों की तादाद है वो 1072 हो चुकी है। कर्नाटक में 80 केस आ चुके हैं, गुजरात में 80 से आसपास केस हैं, उत्तर प्रदेश में 15 केसेस अभी तक दर्ज किए गए हैं और राजस्थान में 9 मामले आ चुके हैं और देश की राजधानी दिल्ली में ये संख्या 100 के पार है। तो इस तरह से देश में जो है कोरोना पांव पसार रहा है। अब आपके सामने रख देते हैं कि भारत में कौन कौन से वेरिएंट हैं जो इस वक्त एक्टिव हैं और सबसे ज़्यादा वेरिएंट इन्हीं में से निकले हुए। तो एक्टिव वेरिएंट की बात करें तो देश में इस वक्त कोरोना के 4 वेरिएंट एक्टिव हैं और ये सभी 4 जो वेरिएंट हैं ओमिक्रॉन के ही सब वेरिएंट हैं। यानी कि आपको याद होगा कि 2022 के आखिरी में ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था और उसके बाद से धीरे धीरे कोरोना गायब होना शुरू हो गया था, लेकिन ये ओमिक्रॉन वेरिएंट लगातार बना रहा और इसके जो सब वेरिएंट हैं वो इस वक्त सबसे ज़्यादा एक्टिव है। LF7 नाम का ये वेरिएंट ये सबसे ज़्यादा एक्टिव है। XFG ये दूसरा वेरिएंट है, ये भी ओमिक्रॉन का ही वेरिएंट है, ये भी काफ़ी एक्टिव है। JN.1 ये भी एक ओमिक्रॉन का वेरिएंट है जो एक्टिव है और NB 1.8, 1.1 ये वेरिएंट है जो कि चाइना से निकला है और इस समय दुनिया भर में ये फैल चुका है। NB 1.8, 1.1 और LF7 ये नए दोनों जो है ऐसे वेरिएंट हैं जो सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं और बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। तो हम आपको तमाम मसलों पर बातचीत भी सुनाएंगे। हमारे साथ 2 डॉक्टर जुड़ रहे हैं इस वक्त। हमारे साथ स्वाति महेश्वरी जुड़ रही हैं और निधि झा। स्वागत है आप दोनों का। निधि, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। क्या अभी ज़रूरत पड़ सकती है कि जब ये मामले बढ़ रहे हैं तो बूस्टर डोज ली जाए या इंतजार करना चाहिए? निधि। निधि, आप अपना जूम को अनम्यूट कर लीजिए क्योंकि आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है। मैं ये कहना चाह रही थी, जब भी वैक्सीन की बात करते हैं तो वो हमेशा तैयारी के लिए होती है। जब केसेस ऑन द राइज हैं तो ये गलत नहीं होगा कि आप अपना बूस्टर वैक्सीन ले लें। इसमें कोई नहीं करने वाली बात नहीं है। जो आपने जितनी डिटेल, काफी देर से मैं सुन रही हूँ तो सारी डिटेल मोस्टली आपने बता दिए हैं। और इसमें क्या है कि आपको एहतियात बरतने की जरूरत है। इस टाइम पे जो एक ही सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये सीजनल चेंजेस की वजह से नॉर्मल वायरल इन्फेक्शंस भी बहुत ज्यादा ऑन द राइज है। तो नॉर्मल जो ऑन द राइज है ये हमें कोविड के इन्फेक्शन से कंफ्यूज कर सकते हैं। तो दोनों ही केसेस में यदि आपको वायरल इन्फेक्शन, नॉर्मल कोल्ड कॉफ हो रहा है या कोविड हो रहा है, आपको जैसे कि आपने बताया आइसोलेशन की जरूरत है। जितना आप कर सकते हैं, मास्क लगाइए, हाथ धोइए, यही सब करने की जरूरत है और बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये देखना है कि आप और स्प्रेड तो नहीं कर रहे हैं। जी, तो वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। जी, शुक्रिया निधि जी आपका। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। डॉक्टर स्वाति, अभी 1000 केस ही हैं लेकिन लोग कोविड की चर्चा करने लगे हैं। लोगों के मन में एक डर बैठने लगा है, कहीं ऐसा नहीं हो कि 2020 में जिस तरह से हालात बने थे एक बार से फिर से कोरोना के मामलों का विस्फोट हो और सबको घरों में कैद रहना पड़ जाए। क्या अब जब आपके अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है कोविड के खिलाफ, तो ऐसे सूरत में कितने चांस हैं कि अचानक से ये मामले और तेजी से बढ़े और फैटल भी हो जाएं?
तो देखिए विकास जी, मेरा मानना है कि जैसे आपने अभी कहा, एक पहले हम लोगों को इन्फेक्शन हो चुके हैं, उसकी वजह से इम्यूनिटी है हमारे शरीर के अंदर। दूसरा, वैक्सीन ज्यादातर भारत के सभी लोगों ने लगवाई है, उसकी वजह से भी एक इम्यूनिटी लेवल हमारा अच्छा है। ऐसी स्थिति में जितने भी ये ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स, जैसे आपने विस्तार से अभी दिखाया, जो अभी इस वक्त भारत में घूम रहे हैं, इन सब के साथ ये देखा जा रहा है कि पहली बात, जो इम्यूनिटी हमारी है वो कारगर होगी काफी हद तक। पूरी तरह से ना भी हो तो भी काफी हद तक ये कारगर है। दूसरी बात, ये जो वेरिएंट्स हैं ये सिवियर इन्फेक्शन नहीं करते हैं, इनसे माइल्ड इन्फेक्शन होता है। साथ ही ये इन्फेक्शियस लेकिन बहुत ज्यादा है, यानी कि इनके फैलने की जो क्षमता होती है एक व्यक्ति से दूसरे, वो कहीं ज्यादा, और इसीलिए हम सर्ज ऑफ केसेस देख रहे हैं। तो पहली बात, हमें पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी बात, हमें लोगों को दो कैटेगरीज में विभाजित करने की जरूरत है। एक है आम व्यक्ति जिसको कोई बीमारी नहीं है, जो आमतौर पे स्वस्थ है, लेकिन वो पीड़ित हो रहा है, उसे संक्रमण हो रहा है, उसे जो है लक्षण दिखाई दे रहे, एक वर्ग ये है। दूसरा वर्ग ऐसा है जिसे हम वनरेबल ग्रुप बोलते हैं, यानी कि वो लोग जो पहले से बीमार हैं, कैंसर, ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, लंबे समय से हार्ट, लंग, किडनी, लिवर के पेशेंट्स हैं, लंबे स्टेरॉइड थेरेपी वगैरह पे चल रहे, एक वर्ग ये है। जो ये वाला वर्ग है, इसको सतर्क होने की ज्यादा जरूरत है। ये ऐसा वर्ग है जिसको शुरुआती लक्षण दिखे तो कोविड टेस्ट कराइए। ये ऐसा वर्ग है जिसे बूस्टर डोज जरूर लगवा लेनी चाहिए, ताकि इन्हीं लोगों में, क्योंकि हम देखते हैं कि घातक हो जाता है, इन्हीं लोगों में हम देखते हैं कि सीवियर इन्फेक्शन होता है, हॉस्पिटलाइजेशन है, आईसीयू है, ये सब चीजें जो है ये इस वर्ग में ज्यादा दिखाई देती है। जहां तक अगर हम अमूमन तौर पे बात करें, जो बाकी लोग हैं उनको सतर्क रहने की जरूरत है। अगर 3-4 दिन हो गए हैं, आप बिल्कुल ठीक नहीं हो रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप खा पी नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा उल्टी दस्त हो रहे हैं आपको, ऐसे वर्ग को तब आपको कोविड का टेस्ट कराना है। ये नहीं कि पहले दिन दूसरे दिन ही आपको सर्दी खांसी हुई और आप कोविड का टेस्ट कराने पहुंच गए। तो ये जो वर्ग है उनको कुछ दिन वेट करिए। अगर जो नॉर्मल दवाइयां हैं उनसे आप नहीं ठीक हो रहे हैं, आपकी स्थिति और बिगड़ रही है, तब आपको डेफिनेटली कोविड का टेस्ट कराना चाहिए। और यही वो वर्ग है जिसको बूस्टर डोज लगाने की तभी सोचनी चाहिए। अभी सबको होड़ नहीं लगाए कि सब जाके बूस्टर डोज लगाने पहुंच जाए। ये जो वर्ग है, जो वनरेबल ग्रुप है, इनको डेफिनेटली लगाना है। और ऐसे हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो सामने होते हैं, जो इस वक्त पेशेंट डीलिंग करते हैं, वो वर्ग है जिसको बूस्टर डोज की इस वक्त जरूरत है। तो इन लोगों को पहले हम सुरक्षित करें, इनको बूस्टर डोज दें। और बाकी बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अभी WHO ने भी इसे वेरिएंट ऑफ मॉनिटरिंग ही माना है, अभी तक इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट या कंसर्न नहीं माना है। तो इससे अभी तक जो है माइल्ड इन्फेक्शन ही दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा सिवियर इन्फेक्शन नहीं है। और हमने जो कुछ मृत्यु देखी है अभी तक भारत में, उसके पीछे भी कारण ये है कि ये वनरेबल ग्रुप है, जो पहले से पीड़ित थे, जिनको कोमॉर्बिडिटीज थी, और इसीलिए इस ग्रुप को बहुत सतर्क होने की जरूरत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निधि झा आपका और स्वाति महेश्वरी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर पाकिस्तान के सीमाई इलाकों से है। पाकिस्तान से सटे राज्यों में मॉक ड्रिल की खबर है। कल शाम को ये मॉक ड्रिल होगी गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर में। देखिए, इस वक्त की जो बड़ी खबर NDTV पर वो ये है कि सेना की तरफ से और स्थानीय प्रशासन की तरफ से मॉक ड्रिल की जाएगी। पाकिस्तान से सटे राज्यों में ये मॉक ड्रिल होगी। कल शाम को मॉक ड्रिल गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर में की जाएगी। लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, आपको याद होगा पहलगाम हमले के बाद लगातार जो सीमाई राज्य थे उसके अलावा भारत के सभी राज्यों में मॉक ड्रिल की गई थी। लोगों को सतर्क रहने, अपने को बचाने, सायरन बजने पर क्या क्या एहतियात बरतने हैं, इन सब की मॉक ड्रिल कराई गई थी। अब ये सीमाई राज्य गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में मॉक ड्रिल कराई जाएगी। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अखिलेश, इस मॉक ड्रिल का मकसद तो लोगों को तैयार रखना, युद्ध जैसे हालात या युद्ध की परिस्थितियों में किस तरह से सतर्कता बरतनी है उसकी ट्रेनिंग देना, लेकिन वजह क्या है? सीमा पर तो शांति दिख रही है। नहीं, शांति ही है सीमा पर, लेकिन तैयारी हर तरह से रहना चाहिए। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सब तैयार रहें, यही कोशिश है। और यही बताया गया है कि इसीलिए कल जो है एक बार फिर से मॉक ड्रिल की जाएगी। खास तौर से जो पाकिस्तान से सटे राज्य हैं, जहां पर कि पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात और साथ ही जम्मू कश्मीर, इन 4 राज्यों में बताया गया कि वहां पर मॉक ड्रिल शाम को होगी। और लोगों को वही सतर्क रहने की हिदायत दी जाएगी कि किस तरह से आपको सतर्क रहना है। अगर मान लीजिए लाइट बंद करने का संदेश आता है तो कैसे आपको लाइट बंद करनी है, ये सारी बातें हैं। और जो एहतियात बरतने होते हैं किसी भी तरह की स्थिति में, वो सारे एहतियात, उनके बारे में अलर्ट करना, लोगों को जागरूक करना, वही इस मॉक ड्रिल का मकसद है। जहां तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में यही कहा गया कि वो लगातार चल रहा है, लगातार जारी है। और जहां तक भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष की बात है,
तो वो सीज फायर है, जो कि सीज फायर भी लगातार चल रहा है। अभी तक कोई भी सीज फायर के वायलेशन की बात नहीं आई है, लेकिन जो कोशिश है मॉकड्रिल के जरिए ये लोगों को जागरूक करने की और सतर्क रहने की है। और ये भी कहा गया है, जिन्होंने बताया कि ये बेहतर होगा कि बल्कि इस तरह से लोगों को हमेशा ही तैयार रहने की बात कही जाए। साल में 3 से 4 बार मॉकड्रिल होनी चाहिए, ताकि लोग किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। केवल संघर्ष की परिस्थिति में ही नहीं, बल्कि कोई प्राकृतिक आपदा आए या कोई और स्थिति की अगर संकट आता है, चुनौती आती है, तो उससे निपटने के लिए भी लोग तैयार रहें। तो इसलिए लोगों को तैयार करने के लिए, जागरूक करने के लिए मॉकड्रिल की जा रही है। जी, अखिलेश शर्मा हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि लोगों को तैयार रखने के लिए, सतर्क रहने के लिए, किसी भी परिस्थितियों से निपटने के लिए ये मॉकड्रिल की जा रही है। पाकिस्तान से सटे हुए जो सीमाई राज्य हैं, वहाँ पर गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में ये मॉकड्रिल की जाएगी और लोगों को एक बार फिर से सतर्क रहने की हिदायत दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश शर्मा आपका। इस खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा अखिलेश शर्मा के जरिए आप सबसे पहले एनडीटीवी पर हासिल करेंगे। तो 2 दूनी 4 में चलते हैं अब लखनऊ अपने सहयोगी पंकज झा के पास, जो बताएंगे कैसे शिक्षकों की भर्ती एक बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। सरकारी टीचर की नौकरी की आस लगाए नौजवान प्रयागराज में आंदोलन पर हैं। कुछ दिनों पहले ही यूपी सरकार की तरफ से सोशल मीडिया में ये जानकारी दी गई थी कि 1,93,000 शिक्षकों की भर्ती निकलेगी। इस बात को लेकर के नौजवानों में खासा उत्साह हुआ कि 2018 के बाद पहली बार उनके लिए किस्मत खुल रही है। लेकिन 4 घंटे बाद ही सोशल मीडिया से वो पोस्ट डिलीट कर दिया गया। इसके बाद यूपी में जो लाखों नौजवान हैं जो पिछले कुछ सालों से DLED और साथ ही BEd पास कर चुके हैं, उनका गुस्सा भड़क उठा है। अभी प्रयागराज में यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के दफ्तर के बाहर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती निकाली जाए। साल 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव है। इनको लग रहा है कि अगर अभी से दबाव बनाएंगे तो शायद सरकार इनकी बात सुन लेगी। 2 जून को इन्हीं नौजवानों ने लखनऊ में एक बड़े प्रदर्शन का भी ऐलान किया है। हमारे सहयोगी रणवीर आज यहां पहुंचे। उन्होंने इन आंदोलनकारी नौजवानों से जो BEd और DLED परीक्षा पास कर चुके हैं और सरकारी नौकरी की बाट जो रहे हैं, उन सब से बात की और उनके मन को टटोला कि आखिर वो क्या चाहते हैं और ये आंदोलन कब तक ऐसे चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर प्रयागराज में छात्रों का धरना चल रहा है। छात्रों का आरोप है कि 2018 के बाद यूपी में शिक्षक की भर्ती नहीं निकली है और इस वजह से लाखों ऐसे छात्र हैं जो हर साल पढ़ाई करके पास होते हैं, लेकिन उन्हें नौकरी का विकल्प नहीं मिलता है। ये तस्वीरें प्रयागराज की हैं, जहां आप देख सकते हैं कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये DLED और BTC के स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं। मांग ये है कि विज्ञापन चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए। मेरे साथ रजत सिंह हैं जो इस पूरे आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। रजत बाबू, क्या है आप लोगों की मांग? सर, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये एक बहुत चर्चित मुद्दा है, क्योंकि ये 7 वर्षों से केवल आंदोलन ही चल रहा है और इस पर केवल प्रदेश सरकार केवल भ्रामक और खबरें फैलाती है। जैसे इससे पूर्व 2022 में जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने भी जब हम सब ने प्रोटेस्ट किया था तो लिखित आदेश दिया था हम 17,000 भर्ती पे विज्ञापन जारी करेंगे। जब उसके बावजूद भी उन्होंने विज्ञापन नहीं दिया, फिर उसके बाद हम सब ने विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठवाया, लोकसभा में भी उठवाया। आज 7 वर्ष हो गया सर। 7 वर्ष जो प्रयागराज का छात्र है, ये जो छात्र हैं दर-दर की ठोकर खा रहे हैं। महिलाएं भी इनसे बात करते हैं। मैम, आपने कौन सा कोर्स किया? सर, मेरा DLED है। कब किया था कंप्लीट? सर, मेरा 21 बैच का 24 में कंप्लीट हुआ था। सर, सेमेस्टर पेपर लेट होने की वजह से सर, वो भी PNP की जिम्मेदारी के वजह से। क्या नाम है आपका? सर, मेरा प्रीति नाम है। आपकी क्या डिमांड? सर, मेरी डिमांड है सर कि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दे सर, हम लोगों को। सर, हम लोगों के लिए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें सर। हम लोग इतने साल से सर, हम मेरा तो मान लीजिए 21 में हुआ है, लेकिन 7 साल से वैकेंसी नहीं आई है सर। इतना प्रॉब्लम होती है सर। इतना मिडिल फैमिली से लोग करके कैसे कैसे मुश्किल से पढ़ाई करते हैं सर। हम मिर्जापुर से आए हुए हैं, 130 किलोमीटर का रेंज तय करके यहाँ पे सर। सितंबर में भी आए थे, अभी हम लोग लखनऊ गए थे सर, फिर यहाँ पे आए सर। यहाँ पे कितना मुश्किल होता है, घर वाले आने नहीं देते, लेकिन सर हम लोग सोचते हैं कि शायद हम लोग ज़्यादा लोग रहेंगे तो हम लोग की बात सरकार तक आसानी होगी पहुँचाने में। आप ये क्या लिखे हैं 70,000 रिटायर, ये क्या है? सर, हम लोग से मांग है शिक्षक भर्ती। 1,93,000 वैकेंसी बताया गया था, खाली पद। उसमें भी ये भी बोला गया था 65 कम से 3 बार वैकेंसी भरा जाएगा। और सर बताइए, कम से कम हम लोग को 7 साल से वैकेंसी नहीं आई है सर। साल भर पहले उसके बाद कम से कम बोला गया था 27, हाई कोर्ट ने बोला था 27 या 723 पद खाली है।
उसके बाद पहले मुख्यमंत्री जो थे वो बोले थे कि 51,000 हल्फनामा दिए थे कि उसमें वैकेंसी खाली है। सर बताइए 7 साल से अभी वैकेंसी नहीं आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है कि कम से कम वैकेंसी दिया जाए। तो ये प्रयागराज है जहां पर ये छात्र बैठे हैं। इनका कहना है कि 2018 से कोई भर्ती नहीं आई है और ऐसे में सरकार जल्द से जल्द भर्ती करे, नहीं तो ये धरना करते रहेंगे। तो फिलहाल एक आंदोलन जिसकी शुरुआत यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि जो पोस्ट सोशल मीडिया पे गलती से 1,93,000 पोस्ट की वैकेंसी का हो गया था, क्या वो वाकई में सच था या ऐसा कुछ नहीं है। आंदोलन जारी रहेगा या इस आंदोलन को खत्म करने की कोई पहल होगी, कई ऐसे सवाल है जिसका जवाब सरकार को देना है। तो फिलहाल सरकार से नाराज छात्र यहाँ पर धरना दे रहे हैं। प्रयागराज से अपने सहयोगी दीपक गंभीर और कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी। हालांकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि छात्रों और टीचरों का अनुपात यूपी के सरकारी स्कूलों में मानक के अनुसार है। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जो ताबड़तोड़ पुलिस एनकाउंटर की कहानी की तरफ है। 3 बजे सवेरे से ही आज कई शहरों में यूपी के आज अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है। अगर अपराध करोगे तो फिर गोली खाओगे। यूपी पुलिस ने इसी फार्मूले के तहत लखनऊ, बुलंदशहर, उन्नाव, बागपत और ऐसे कई शहरों में आज कार्रवाई की है। उसमें अपराधियों के खिलाफ एक्शन हुआ है, पुलिस मुठभेड़ हुआ है। सबसे बड़ी कहानी जो आई है वो है लखनऊ की। 24 घंटे पहले ही यहाँ कमल किशोर उर्फ खद्दर नाम के एक व्यक्ति, जो एक पेशेवर अपराधी है, मासूम बच्चियों के साथ वो बलात्कार करता था। सुनसान जगह पर लड़की को बहला फुसला कर ले जाता था और फिर उनके साथ दुष्कर्म करता था। ऐसी ही घटना 24 घंटे पहले हुई थी। पुलिस ने उसे पकड़ा, वो भागने की कोशिश की, उसने फायरिंग भी करने की कोशिश की देसी तमंचे से, और इसी में पुलिस मुठभेड़ हुआ और घायल अवस्था में उसे पकड़ लिया गया। इसी तरीके से बुलंदशहर में वहाँ भी रविंद्र नाम के एक व्यक्ति ने 4 साल की एक मासूम बच्ची के साथ रेप किया। वो परिवार का ही व्यक्ति था और उसके बाद वो छुपकर भाग रहा था। पुलिस ने उसे भी आज पकड़ा। वो भागने की कोशिश की, उसके पास भी देसी कट्टा था और उसने भी जवाबी फायरिंग की और इस तरह से पुलिस मुठभेड़ में वो घायल हो गया। उन्नाव में भी इसी तरीके की घटना हुई है। बागपत में भी पुलिस मुठभेड़ हुआ है। यही नहीं, आपने देखा होगा कि कैसे गाजियाबाद की, नोएडा की पुलिस गाजियाबाद में एक अपराधी को पकड़ने गई थी, जिसमें पुलिस पर पथराव और फायरिंग की घटना हुई थी और उसमें एक पुलिस वाला शहीद हो गया था। उस मामले में भी अधिकतर आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई। तो जो 2 दिनों पहले ये खबर आई थी कि 24 घंटे में 13 मर्डर हुए, तो पुलिस ने उस पर तुरंत एक्शन लिया और आज ताबड़तोड़ पुलिस मुठभेड़ में अधिकतर अपराधी पकड़ लिए गए हैं और ये एक्शन अभी भी जारी है। आगे की खबरों के लिए इस पुलिस मुठभेड़ के बाद हम चलते हैं मुंबई जितेंद्र दीक्षित के पास। मुंबई में सोमवार के दिन जो भारी बारिश हुई थी, उसको लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सोमवार के दिन जो बारिश हुई थी वो मानसून की पहली बारिश थी। वक्त से पहले मानसून ने मुंबई शहर में दस्तक दे दिया। आमतौर पर मुंबई में मानसून 10 जून को आता है, लेकिन इस बार 15 दिनों पहले ही आ गया और इस पहली बारिश ने ही शहर में तैयारियों की पोल खोल कर रख दी। कई इलाकों में जलजमाव हुआ, लोकल ट्रेनों की लाइनों पर असर पड़ा, ट्रेनों की आवाजाही का, और कई लोगों के घरों में पानी भर गया। कुल मिलाकर एक तरह से हाहाकार मचा हुआ था शहर में। लेकिन एक तस्वीर जिसने सबको विचलित किया और जिसको लेकर अब राजनीति हो रही है, वो तस्वीर थी मुंबई मेट्रो लाइन 3, जिसे कि एक्वा लाइन नाम दिया गया है। उसके एक स्टेशन जो कि वर्ली इलाके में है, जिसको कहते हैं आचार्य अत्रे स्टेशन, वो पानी के तालाब में तब्दील हो गया था और वहाँ से जो एस्केलेटर्स हैं वो एक तरह से शक्ल वाटरफॉल की उन्होंने ले ली थी, झरनों की शक्ल ले ली थी। और इसको लेकर सरकार की काफ़ी खिंचाई हुई। ना केवल विपक्षी पार्टियों ने सरकार से सवाल उठाया, बल्कि कई सोशल एक्टिविस्ट, उन्होंने भी सवाल खड़े किए कि 15 दिनों पहले ही एक स्टेशन शुरू किया जाता है, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन, और 15 दिनों बाद उसकी ऐसी हालत हो जाती है। मुसाफिरों की सुरक्षा का सवाल भी ऐसे में खड़ा हो गया और
अब मांग की जा रही है कि जो ठेकेदार हैं, जो कंपनियां हैं जिन्होंने स्टेशन को बनाया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसके अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से सफाई भी दी गई है। उनका कहना था कि अचानक बारिश आई थी और इतने बड़े पैमाने पर थी कि पानी ऐसे गेट के अंदर से दाखिल हुआ मेट्रो स्टेशन के अंदर जो कि निर्माणाधीन थे, जो अंडर कंस्ट्रक्शन थे, और इसकी वजह से इस तरह की स्थिति पैदा हुई। लेकिन उसको सुधारने की कोशिश हो रही है और इस घटना से सबक लेकर आगे इस तरह से ना हो उसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं और ऊपर एक दीवार बनाई जा रही है। लेकिन इस मामले को लेकर जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है उसने सरकार को घेरा है और इसमें भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप लगाए हैं। आइए सुनते हैं शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे का इसमें क्या कहना है। आनंद दुबे से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। आइए चलते हैं आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली के पास, जो शहर के तमाम मामलों पर जो है इस तरह के आरटीआई डालकर जानकारियां निकालते हैं और तमाम मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर, सरकार से जुड़े मुद्दों पर अपनी आवाज उठाते हैं। अनिल जी, ये जो घटना हुई सोमवार को जिसमें कि आचार्य अत्रे स्टेशन पर पानी भर गया, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए कि आचार्य अत्रे जो स्टेशन था वो पूरी तरह तैयार नहीं था, ऐसा खुद स्टेटमेंट वहाँ की जो एमडी भिड़े मैडम ने कल ही दिया था। कहीं नहीं तो घाई में जो उन्होंने उसे उद्घाटन करने की जो जल्दबाजी की, इसके वजह से जब बारिश में इसकी पोल खुल गई। कई सारे स्टेशन आज भी मेट्रो में ऐसे हैं, जैसे सांताक्रूज मेट्रो स्टेशन, जहाँ पर पूरी तरह काम हुआ नहीं है लेकिन मेट्रो शुरू हुए। तो सरकार ने जल्दबाजी में जो उसका उद्घाटन किया, उसका खामियाजा पहली बारिश में मुंबई को भुगतना पड़ा। इसके वजह से आज जो आचार्य अत्रे स्टेशन आज भी बंद है। वर्ली से सिप्स तक की जो मेट्रो की संचालन शुरू हुए, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये जो मेट्रो के काम की जो एक गुणवत्ता है, और सबसे बड़ी बात है कि जब इस तरह की बारिश आती है तो जल प्रतिबंधक उपाय योजना करने की जो मेट्रो ने पहले से जो निर्णय लिया था, कहीं ना कहीं तो दिखाई नहीं दिया। उसी के लिए हमने मुख्यमंत्री जी और जो उसकी एमडी को पत्र लिखकर मांग की है कि उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए थे, उन ठेकेदारों पर भी कार्रवाई की जाए, और जो भी हमारा करोड़ों रुपए का नुकसान एक दिन के बारिश में हुआ है वो पैसा उनके जेब से वसूला जाए। अनिल जी, यहाँ पर जो सफाई आई है एमएमआरसीएल की, उनका कहना है कि एक तो जो बगल में फ्लड वाटर था, अप्रत्याशित ये बारिश थी, अचानक ही शुरू हो गई ये बारिश और इतने बड़े पैमाने पर आई, और दूसरा ये कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन गेट से पानी घुसा था। बगल में जो वाटर बॉडी थी वहाँ से जब उसमें फ्लडिंग हो गई, इसकी वजह से ये पानी जो है अचानक दाखिल हुआ, और अब ये कह रहे हैं कि वहाँ पर एक वॉल बनाई जाएगी जिससे कि भविष्य में इस तरह से जो पानी की समस्या अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में ना हो। देखिए कि जब मेट्रो का काम शुरू हुआ था तो कई सारे सवाल उठाए गए थे, तो उन्होंने कहा कि मेट्रो है पूरी की पूरी वाटर प्रूफ है। तो उनका दावा खुद जो मेट्रो 3 कंपनी का था, लेकिन जिस तरह से मैं वही कह रहा हूँ कि जब काम पूरा नहीं हुआ था तो अगर आपने जल्दबाजी नहीं कर दे तो शायद ये दुर्घटना नहीं होती। और मैं मेट्रो 3 का इसलिए आभार भी मानता हूँ कि उन्होंने ताबड़तोड़ वहाँ का संचालन बंद किया। अगर संचालन बंद नहीं होता तो शायद कई सारे यात्री फंस जाते, उनकी जान भी खतरे में होती। कहीं ना कहीं तो हमारे मुंबई शहर में कि जो प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसकी एक मियाद होती है, और उस मियाद के पहले काम पूरा नहीं होता है, मियाद को बढ़ाया जाता है और उसमें पैसे भी खर्च होते हैं। कहीं ना कहीं तो हमारे मुंबई शहर में और पूरे एमएमआर क्षेत्र में जो अलग अलग मेट्रो के काम शुरू हुए, जो अलग अलग प्रोजेक्ट के काम शुरू हुए, तो इस हादसे से हमें एक सबक मिलेगा कि हम इनको समय में पूरा करें, और जब तक पूर्ण नहीं होता है तब तक उसका उद्घाटन नहीं करें। जी अनिल जी, मैं वापस आपके पास आऊंगा, इससे पहले सुन लेते हैं कि इसको लेकर जो राजनीति हो रही है, शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे इस मामले में क्या कह रहे हैं, आइए उनको सुनते हैं। विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पहली बरसात का लोग आनंद लेते हैं, बरसात में झूमते हैं, नाचते हैं, लेकिन हमारे मुंबई में जब पहली बरसात होती है तो पानी भर जाता है, जल जमाव हो जाता है। केएम जैसे अस्पताल में पानी घुस गया जहां नवजात शिशु भर्ती होते हैं। आचार्य अत्रे चौक जो मेट्रो का स्टेशन है, उसका अंडरग्राउंड जो 15 दिन पहले उद्घाटन हुआ था वो धड़धड़ा के गिर पड़ता है, वहां पर पानी भर जाता है, वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। मतलब मुंबई में थोड़ी सी बरसात में जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अब क्या कहें, विपक्ष में बैठे हैं, सवाल तो पूछना पड़ेगा।
लेकिन जिससे सवाल पूछ रहे हैं वो लोग सरकार में जब बैठे हैं तो कह रहे हैं कि विपक्ष की गलतियां। बताइए, विपक्ष 3 साल से सत्ता में नहीं है, विपक्ष की क्या गलती हो सकती है? आचार्य अत्रे जो मेट्रो का स्टेशन है अंडरग्राउंड है, बहुत सारे रेलवे स्टेशन या मेट्रो के स्टेशन कहीं कहीं अंडरग्राउंड भी होते हैं, लेकिन कहीं ऐसा माहौल देखने नहीं मिलता, कहीं ऐसा अफरा तफरी का माहौल नहीं देखा जाता। हमारे मुंबई में क्यों? इसका मतलब यहाँ भ्रष्टाचार होता है बड़े पैमाने पर। अधिकारी, बाबू, मेट्रो के अधिकारी, ठेकेदार सब मिले जुले रहते हैं, सब मिलकर लूटते हैं, शोषण करते हैं। बहुत ही दुर्भाग्य है। तो आपने सुना आनंद दुबे की बाइट, शिवसेना यूबीटी के ये प्रवक्ता हैं। आइए वापस चलते हैं अनिल गलगली जी के पास। अनिल जी, एक मूलभूत सवाल ये खड़ा होता है कि मुंबई जैसे शहर में, जो कि भौगोलिक तौर पर कोंकण क्षेत्र में आता है, जहां देश में सबसे ज्यादा जिन इलाकों में बारिश होती है उनमें से ये कोंकण इलाका है, वहां पर मुंबई शहर बसा हुआ है। और हर साल हम मानसून में देखते हैं कि बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है, हर साल फ्लडिंग होती है। तो ऐसे शहर में अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन चलाना जो है वो कितना प्रैक्टिकल है, आपको क्या लगता है? जब मेट्रो 3 का जब सोच सामने आई थी तो कई सारे लोगों ने, पर्यावरण जो स्पेशलिस्ट थे, अलग अलग लोगों ने राय रखी थी कि कहीं ना कहीं तो अंडरग्राउंड मेट्रो हमें खतरा महसूस हो सकता है, क्योंकि हमारा जो मुंबई शहर है 7 बेटों पर बनाया हुआ है, अरब सागर से घिरा हुआ है, और थोड़ी सी बारिश में हमारे यहाँ पर पानी जम जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब 26 जुलाई 2005 हुआ था तो चिटले समिति ने सिफारिश भी की थी, जो हमारी जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की जो क्षमता है प्रति घंटा 25 mm है, उसे 50 mm करने की सिफारिश की गई थी। दुर्भाग्य से उस पर जो काम सरकार को और महानगर पालिका को करना चाहिए, चाहे किसी भी राजनीतिक दल की सत्ता हो, लेकिन वो करने में विफल हुए। दूसरी बात है कि पिछले कई सालों का हम इतिहास देखेंगे, इसके पहले मुंबई हमारी 403 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई थी। आज उसका विस्तार किया गया, विकास के नाम पर बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें बनाई गई। आज 603 स्क्वायर किलोमीटर में हमारा पूरा मुंबई जो फैला हुआ है। तो हमारे जो मैंग्रोव के जंगल काटे गए, आज की तारीख में 70% मैंग्रोव के जंगल काटने की वजह से जब भी हाई टाइड आता है तो पानी मैंग्रोव के जंगल के बजाय मुंबई के शहरों में घुस रहा है। कल मंत्रालय के चौकट तक पानी चला गया। बिल्कुल अनिल जी, तो इसका मतलब एक तो देखिए कि एक तो जो भौगोलिक स्थिति है और दूसरा कि हमने जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है उसका भी खामियाजा मुंबई वालों को भुगतना पड़ रहा है। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। इस पर हम और भी चर्चा कर सकते हैं लेकिन हमारे पास समय सीमित है। अब आइए सुनते हैं कि एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने क्या आरोप लगाया है, जो शिवसेना यूबीटी ने जो आरोप लगाए हैं उस पर उनका क्या जवाब है, आइए वो सुनते हैं। भारी बरसात के कारण एक्वा लाइन का जो आत्रे स्टेशन है उसका रिटेनिंग वॉल कोलैप्स हो गया, जिसके वजह से ये फ्लडिंग हुई, ये हादसा हुई। हम ध्यान रखेंगे कि आगे से ऐसा हादसा नहीं हो। जो काम वहां पर करना है वो करेंगे। वहां पर जो कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया उसके ऊपर जिम्मेदारी होगी। जो अधिकारी है, तो ये कृष्णा हेगड़े थे जो कह रहे थे कि जो लोग जिम्मेदार हैं इसके पीछे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब देखते हैं किस तरह की कार्रवाई होती है। और अभी मानसून 4 महीने मुंबई में रहने वाला है, तो देखना होगा कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति होती है या नहीं होती है। अब आइए आगे चलते हैं पटना प्रभाकर के पास। धन्यवाद जितेंद्र। और बिहार से आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के 2 दिवसीय दौरे की। प्रधानमंत्री कल शाम को पटना पहुंच रहे हैं और उसके बाद उनका एक बड़ा ही भव्य रोड शो आयोजित किया गया है भाजपा के द्वारा। वो प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से लेकर लगभग 4 किलोमीटर की यात्रा करेंगे एक खुले वाहन में, और जिसकी पूरी तैयारी की है भाजपा ने। उसके बाद प्रधानमंत्री कल पटना में विश्राम करेंगे और फिर परसों जो है वो शाहाबाद इलाके, बिहार के जो शाहाबाद का इलाका है, जो रोहतास का इलाका है, वहाँ पे उनके कार्यक्रम हैं। वो पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे और साथ ही जो पटना के पास नया एयरपोर्ट बनना है बिहटा में, उसका शिलान्यास भी वो करेंगे। तो कुल मिला के लगभग 50,000 करोड़ के आसपास की परियोजनाओं की सौगात लेके आए हैं प्रधानमंत्री बिहार में। ये वर्ष बिहार में चुनावी वर्ष है और इस वर्ष में हम देख रहे हैं लगातार जो बड़े नेता हैं, चाहे वो दोनों दलों के आप बात करें, राहुल गांधी की बात करें, आप प्रधानमंत्री की बात करें, या फिर भाजपा के और भी जो बड़े चेहरे हैं,
वो लगातार बिहार में दौरा कर रहे हैं। तो क्या ये दौरा जो है, इसका सीधा संबंध जो है बिहार में चुनाव से है? क्या ये वोटरों को लुभाने की एक कवायद है भाजपा की? और क्या इस तरह की घोषणाओं से वोटर जो है वो सही में प्रभावित होते हैं? क्या वो अपना वोट इस बात पे डिसाइड करते हैं, इस बात पे उनका वोट का निर्णय जाता है कि अगर उनके क्षेत्र में या उनके इलाके में अगर बड़ी परियोजनाएं लाई गई हों तो उससे वो अपना जो मत है वो प्रभावित होता है, या वो अपना मत बदलते हैं क्या? इसी पे विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मणिकांत ठाकुर जी हैं, बहुत ही वरीय पत्रकार हैं और बिहार के में खासकर आप इन्हें बिहार में जो राजनीति होती है उस पर आप इनकी पीएचडी मान सकते हैं, एक तरीके से बहुत ही सीनियर पत्रकार हैं। मणिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी के इस खास कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल ये है कि प्रधानमंत्री अभी आ रहे हैं, 50,000 करोड़ की परियोजनाओं को लेकर आ रहे हैं, 20 दिन के बाद फिर इनका कार्यक्रम है। तो इस तरह की परियोजनाएं जो बिहार में लाई जाती हैं, क्या उसे आप एक रिश्वत मानते हैं वोटरों के लिए? क्योंकि चुनाव एकदम सर पे है और आप चुनाव से ठीक पहले अगर ऐसी परियोजनाओं की घोषणा करते हैं या उसका उद्घाटन आप उसी समय पे करते हैं, तो क्या ये वोटरों को लुभाने की कवायद है? जाहिर तौर पर वोटरों को लुभाना ये प्राथमिकता ही होती है, ख़ास करके जब चुनाव का समय हो और किसी भी दल के नेता अगर वो सत्ता में हैं तो उनको ये उनके लिए गुंजाइश होती है कि वो कुछ ऐसी घोषणाएं करें, इस तरह के प्रलोभन दें ताकि लोग या मतदाता आकर्षित हों। तो जाहिर है कि ऐसा है, लेकिन जो आपने कहा कि ये ज़्यादा बिहार की तरफ प्रधानमंत्री का ध्यान ज़्यादा है, तो मेरा कहना है कि बिहार तो उनको बार बार आना होगा, इसीलिए कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा चेहरा, कोई नेतृत्व जो एक तरह से ये लगे कि पहली नज़र में लोग मान लें कि ये बीजेपी का राज्य का बड़ा चेहरा है और ये मुख्यमंत्री के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तो ऐसा नहीं होने से निश्चित रूप से प्रधानमंत्री पर निर्भरता बढ़ जाती है और इसी सिलसिले में उनका बार बार आना जाना होगा। पिछले चुनावों में भी हम लोगों ने देखा है कि कितनी बार आना पड़ा, बल्कि बहुत यह था कि कुछ जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो प्रधानमंत्री ही उठाते हैं और उसके बाद एक धारा बनती है, एक तरह का माहौल बनता है। तो माहौल बनाने के लिए प्रधानमंत्री का बिहार में आना जाना और चुनाव तक तो मुझे लगता है कि रहेगा। जी, बिल्कुल बड़ी महत्वपूर्ण बात कही मणिकांत जी ने। इनका कहना है कि क्योंकि बिहार में अगर आप भाजपा की बात करें तो कोई बड़ा चेहरा नहीं है, इसलिए बिहार चुनाव में भी प्रधानमंत्री ही एक तरह से भाजपा के चेहरे बने रहेंगे और जो बड़ी घोषणाएं होंगी या जो चुनाव के जो एजेंडे सेट होंगे वो प्रधानमंत्री खुद यहाँ से करेंगे। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं भाजपा की और परियोजनाओं से वोटरों को लुभाने की, ये केवल भाजपा या एनडीए नहीं कर रही है। मैं पिछले 6 महीने में राहुल गांधी ने 7 दौरे किए हैं बिहार के और ज़्यादातर जो उनके कार्यक्रम हुए हैं, चाहे वो पटना में हुए हों या पटना से बाहर हुए हों, वो दलितों के आसपास उन्होंने किया है। यानी कि वो दलितों को लुभाने की कवायद कर रही है कांग्रेस और राहुल गांधी उसका सीधा नेतृत्व कर रहे हैं। तो हालांकि विपक्षी आरोप लगाता है प्रधानमंत्री पे या भाजपा पे, लेकिन खुद भी वो वही काम कर रहे हैं। वो चुनाव से पहले उनके नेता का भी बिहार दौरा बढ़ गया है और सीधा का सीधा दिख रहा है कि वो दलित एजेंडा को जो है वो परसू कर रहे हैं। निश्चित रूप से, और इसकी वजह भी है, बड़ी वजह ये है कि राहुल गांधी या आरजेडी के जो यहाँ का जो नेतृत्व है, दोनों या कांग्रेस भी, ये तीनों मिलके यही चाहते हैं कि बिहार में जातीय आधार पर लोगों के बीच फैसला करने का एक तरह का माहौल बने, आधार हो। वो नहीं चाहते हैं कि बिहार में कोई ऐसा ध्रुवीकरण हो जाए धर्म के आधार पर या हिंदुत्व के आधार पर, तो ये हो जाना उनके लिए खतरे की घंटी जैसा है। इसलिए वो बराबर इस प्रयास में होते हैं। और आपने जैसा कहा कि राहुल गांधी भी जब अब हाल में बिहार आते रहे हैं तो सबसे पहले वो यही चाहते हैं या इसी तरह का बयान देते हैं ताकि ये जो दलित, मुस्लिम, पिछड़ा और ख़ास करके अति पिछड़ा, इसलिए कि अति पिछड़ा समाज जो है वो एक तरह से लगता है कि एनडीए की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। तो इसलिए
निश्चित रूप से इन तमाम नेताओं की कोशिशें यही हो रही हैं कि किसी भी सूरत में वो एक मत होके या ध्रुवीकृत होके एक पक्ष में या एनडीए के पक्ष में नहीं जाए। तो ये प्रयास इन लोगों का हो रहा है विपक्ष का। जी एक और बड़ा दिलचस्प पहलू है, वो है कि जो बड़े कार्यक्रम इनके हो रहे हैं प्रधानमंत्री के, वो आप देखिएगा तो वो एक पर्टिकुलर इलाके में, वो शाहबाद का इलाका है, वो रोहतास का जो इलाका है उस इलाके में हो रहे हैं। पिछले लोकसभा में या पिछले विधानसभा में उस इलाके में, इस पूरे इलाके में, चाहे वो भोजपुर रोहतास का इलाका हो, शाहबाद का इलाका हो, इसमें एनडीए ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। तो क्या यही कारण है कि जो परियोजनाएं भी चुनी जा रही हैं वो इसी इलाके के हिसाब से चुनी जा रही हैं कि वहाँ के वोटरों को एक तरह से लुभाया जा सके? हाँ, खास करके इस बार जो इनका दौरा है, कल जो आ रहे हैं प्रधानमंत्री, उसमें जो आधारशिला रखनी है वो नबीनगर का जो सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का जो फेज़ 2 है उसकी आधारशिला रखेंगे। वो बहुत बड़ी योजना है। उसी तरह से कई सड़क परियोजनाएं हैं जो निश्चित रूप से, हालांकि इसका संकेत या इसकी घोषणाएं पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन उनका आना और उसमें कोई बजट के लिए प्रावधान होना ये मैटर करता है। तो निश्चित रूप से वो है। लेकिन आपने जो कहा कि इस इलाके में इस बार जो उनका प्रयास है और सासाराम में वो आएंगे, उस इलाके में उनकी जनसभा भी है, उसके पीछे वो एक कारण ज़रूर है। इसलिए कि वहाँ बीजेपी की स्थिति या एनडीए की स्थिति कमज़ोर देखी गई है। पिछले चुनाव में भी ऐसा हुआ है। और इसकी एक वजह यह भी है कि वहाँ ज़्यादा जो सक्रिय है CPI-ML के जो लोग हैं, उनका जो जनाधार है वो मजबूत है भोजपुर के इलाके में, और वहाँ से ज़्यादा सीटें वो निकाले। महागठबंधन को पूरा सपोर्ट मिला CPI-ML की तरफ से, भाकपा माले की तरफ से। तो वो और निश्चित रूप से एनडीए के लिए नुकसानदेह साबित तो बिल्कुल जो भी कमज़ोर इलाके होंगे एनडीए की, ये कवायद है भाजपा की कि वहाँ पे अपनी स्थिति को मजबूत किया जाए। और कल जो रोड शो होने वाला है उसे मोटे तौर पे आप भाजपा के चुनावी अभियान की शुरुआत मान सकते हैं। 4 किलोमीटर का रोड शो है। प्रधानमंत्री वो खुली गाड़ी में रहेंगे और सैकड़ों और हजारों की संख्या में लोग दोनों तरफ मौजूद रहेंगे। तो इसे मोटे तौर पे आप मान सकते हैं कि भाजपा ने बिहार में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी। तो कल आपको इस पर और अपडेट हम देंगे, जबकि प्रधानमंत्री का रोड शो पटना में होगा, हम वहां पर मौजूद रहेंगे। एक माहौल भी है प्रभाकर इसलिए कि ऑपरेशन सिंदूर को लेके जो देश भर में माहौल है, तो इसका फायदा बीजेपी और एनडीए यहाँ उठा लेने। बिल्कुल इसका फायदा बीजेपी और एनडीए बिहार में उठाना चाहेगी। और ऑपरेशन सिंदूर की याद कीजिए तो उसकी जो आधिकारिक जो घोषणा है वो बिहार से ही प्रधानमंत्री ने की थी। तो इसी के साथ बिहार से बातचीत का सिलसिला आज यहीं तक, और बाकी खबरों के लिए हम दिल्ली का रुख करते हैं विकास के पास। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर आपका। तो आपको अपडेट दे दें, कोविड की संख्या, नोएडा का आंकड़ा अभी सामने आया है, 19 पहुंच गई है। बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ धोते रहें, और कोई भी लक्षण आने पर सर्दी जुकाम बुखार सर दर्द तो आप अपनी जाँच ज़रूर कराएँ।